अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यकीन एमडी कैट 2024 सेशन। मुझे यकीन है कि आप लोग इस सेशन के बाद अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मुझे ये भी यकीन है कि आप लोग इस सेशन में बहुत कुछ नया सीखेंगे और मुझे ये भी यकीन है कि आप लोग अपनी हर दिन आने वाले गलतियों से अपने आप को बेहतर करेंगे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितनी गलतियाँ करनी है एमडी कैट से पहले कर लें, क्योंकि गलतियां करना बेस्ट होता है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। तो अगर आप हर दिन अपनी गलतियों से सीखेंगे तो एमडी कैट वाले दिन इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर करेंगे और आप एमडी कैट को क्लियर करेंगे। तो इस यकीन के साथ कि आप लोग एमडी कैट को क्लियर करेंगे, आज के ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर ज़िया है और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का उस्ताद। मैं लास्ट 15 ईयर से एमडी कैट और बाकी एंटी टेस्ट को पढ़ा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2500 स्टूडेंट्स इस टाइम पे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। और इन 15 सालों के अंदर 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका, सिर्फ एक शहर में नहीं, सिर्फ फिज़िकल एकेडमी में नहीं, बल्कि ऑनलाइन भी। और ऑनलाइन के अंदर ये नंबर आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर है 22,000 स्टूडेंट्स का, ये फिज़िकल एकेडमीज़ में कॉलेजेस के अंदर है। तो मैं आप लोगों को इस सेशन में फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ जब मौका मिलेगा उस्ताद जी की बैठक में मैं आप लोगों के मसाइल को भी सुनूंगा, आपको गाइड भी करूंगा। तो जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं इन 15 सालों के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स का एक बेहतर सोल्यूशन बता सकूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने अपनी इस एमडी कैट के सफ़र के अंदर अपने साथ रखनी है, ये कोटेशन मेरी सबसे पसंदीदा कोटेशन है कि योर डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड। आपकी सिमत ज़रूरी है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो चाहे आप स्लो भी जा रहे होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, अब मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है इस सेशन के बारे में, वो ये कि आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन को पहले दिन से सेट कर लेना है। और वो डायरेक्शन अगर आपकी सेट हो गई तो चाहे आप स्लोली भी मूव कर रहे होंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। दूसरा क्या कर रहा है, उसके कितने एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, कितने एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक आपकी अपनी प्रिपरेशन के साथ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एमडी कैट से पहले जितनी गलतियाँ करनी है कर ले, वो गलतियाँ सीखने के लिए हैं। तो हर दिन आप जो गलती करेंगे, आप लोगों ने ये सोचना है कि आपने गलती नहीं की, आपने एक नई चीज़ सीखी है। अगर टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ेगा कि आपने कुछ सीखा नहीं है। तो हर रोज़ अगर आप गलती करते हैं तो आप उस गलती को पॉजिटिव अंदाज से सोचेंगे कि अगर आपके 40 में से 30 एमसीक्यूज ठीक हुए हैं तो 10 गलत नहीं हुए। आपने कहना है कि 10 एमसीक्यूज मैंने नए सीखे हैं। और इसी तरह से आप लोग अपने आप को फील करेंगे कि पहले से बेहतर आपकी तैयारी हो रही है। तो इंशाल्लाह इस सफ़र में हम लोग आप लोगों को हर तरह से गाइड करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी गलतियों से सीखना है, उन गलतियों को बेहतर करना है। पीएमडीसी एमडी कैट के हवाले से आपको एक ब्रीफ में डिटेल बता दूं, उसके स्ट्रक्चर, उसके वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में आप वाकिफ़ हैं कि टोटल 200 एमसीक्यूज़ होंगे। 3.5 आवर्स में आपने ये टेस्ट कंप्लीट करना होगा और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी तक जो डिटेल है वो यही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर हम वेटेज को देखें तो बायोलॉजी के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा 68 हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स के 54 एमसीक्यूज़ हैं ईच, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ 6 एमसीक्यूज़ हैं। तो टोटल 200 एमसीक्यूज़ आपके इस टेस्ट में होंगे जो आपने 3.5 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। फिर इन एमसीक्यूज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अगर हम इन कैटेगरीज को देखें तो हमारे पास ईजी एमसीक्यूज़ हैं 20%, मॉडरेट एमसीक्यूज़ 60% हैं और हार्ड एमसीक्यूज़ 20% हैं। अब इजी, हार्ड और मीडियम या मॉडरेट याद रखिएगा, इससे मतलब क्या है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेटमेंट को लेते हैं कि ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो ये एक इजी एमसीक्यू है, V = IR। मॉडरेट एमसीक्यू क्या होगा,
हमारे पास जो मटेरियल ओहमिक होते हैं उनके ग्राफ की शेप क्या है, ये मॉडरेट है थोड़ा सा, कि जो चीज़ आपको पता है ओहम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल टू आई आर, आपने उसको एक और अंदाज से पूछ लिया। हार्ड एमसीक्यू ये होगा कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली अप्लाई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाता है। अब कंपैरिजन के क्वेश्चन के अंदर V इज इक्वल टू आई आर के फार्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये एक हार्ड एमसीक्यू माना जाता है। जैसे पीएमडीसी के मॉडल पेपर के अंदर कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया अगर डबल कर दें, उनके प्लेट्स में डिस्टेंस हाफ कर दें, तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हार्ड एमसीक्यू कंसीडर किया जाता है। और मुझे यकीन है कि इस यकीन एमडी कैट सेशन के बाद आपको कोई एमसीक्यू मुश्किल नहीं लगेगा। अब ओवरऑल इन एमसीक्यूज़ को देखें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 70% एमसीक्यूज़ आपके रिकॉल के होंगे, नॉलेज बेस होंगे, और जो 30% एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस होंगे। अब जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के आने से इंक्रीज करती है, ये रिकॉल क्वेश्चन है। क्यों करती है, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आपको पता होना चाहिए कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक है, प्लेट्स बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और अचानक से बैटरी को रिमूव कर देते हैं, तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या चीज़ कम होती है, क्या चीज़ इंक्रीज करती है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ 30% है। फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हमारी तैयारी जो है वो हर तरह के एमसीक्यू की होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल एमसीक्यूज़ की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें जो इजी एमसीक्यूज़ हैं जिनको आम तौर पे हम इग्नोर कर देते हैं, हमें उनको भी कवर करना है। और बेस्ट रिसोर्स रिकॉल के एमसीक्यूज़ का आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है। जिस बोर्ड से आप एफएससी कर रहे हैं वही बुक आपको बेस्ट प्रैक्टिस देगी रिकॉल के एमसीक्यूज़ की। अब मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स किस तरह से पढ़ाऊंगा, क्या कुछ पढ़ाऊंगा, आए अब इसकी बात करते हैं। ये जो फिजिक्स का सेशन होगा ये ऑल इन वन होगा, मतलब हम ओवरऑल पीएमडीसी को फॉलो कर रहे होंगे। और जब पीएमडीसी को हम फॉलो कर रहे होंगे तो चाहे आप सिंध से हैं, केपीके से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, आप फेडरल के स्टूडेंट हैं, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, आपका फिजिक्स का पोर्शन कवर हो रहा होगा। कई बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमारी बुक, मेरी बुक, उस प्रोविंस की बुक, याद रखिएगा बुक मैटर नहीं करती, कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। और हम फिजिक्स इन सेकंड के प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो तमाम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं, ताकि अगर आप लोग किसी भी प्रोविंस का टेस्ट दें तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स। वो सिर्फ पंजाब के नहीं है, वो सिर्फ फेडरल के नहीं है, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, हर प्रोविंस के स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्कोर किया। और मैक्सिमम स्कोर करने से मुराद क्या है, 195 तक, 194 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो पाकिस्तान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है। पाकिस्तान में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट मौजूद ना हो। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से होती है कि हर प्रोविंस का स्टूडेंट तैयारी कर सकता है। फिर आपको ये भी पता है कि पीएमडीसी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अलाउ करता है कि पंजाब का स्टूडेंट फेडरल का टेस्ट दे सकता है, फेडरल का स्टूडेंट सिंध का टेस्ट दे सकता है, सिंध का स्टूडेंट केपीके का टेस्ट दे सकता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब आपने ओवरऑल एक तैयारी की होगी। और फिर हमें कुछ नहीं पता कि दोबारा से कब टेस्ट सेंट्रलाइज हो जाए और एक ही टेस्ट हुआ करे तमाम प्रोविंसेस का। जैसे अभी टेस्ट एक दिन तो होता है, लेकिन टेस्ट लेने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो प्रोविंस वाइज डिफरेंट होती हैं। लेकिन 2 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास एक ही टेस्ट होता था तमाम प्रोविंसेस का। तो ये पॉसिबल है लास्ट ईयर जो 2 प्रोविंसेस के अंदर टेस्ट रिकंडक्ट हुए, उसकी बेस के ऊपर गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे डिसाइड कर सकती है कि टेस्ट एक होगा। इसलिए हमें तैयारी को हर तरह से करना है। हमें बस एक लाइन को नहीं पकड़ लेना कि बस ठीक है मैं अपनी बुक में जो लिखा हुआ है बस मेरे लिए वही सब कुछ है। वो सब कुछ बिल्कुल है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन है। तो अगर हमें कोई बात ऐसी है जो फेडरल से मिलती है, कोई सिंध से मिलती है, कोई बलोचिस्तान से मिलती है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करेगी। फिर एक और बात बता दूं, आपका जो पीएमडीसी का सिलेबस है वो ओवरऑल तमाम प्रोविंसेस को लेके बना हुआ है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं
जो किसी पर्टिकुलर एक बुक में अवेलेबल हैं, जैसे इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस, ये केपीके और फेडरल की बुक के अंदर है, लेकिन कवर तो सबने करना है। कैसे करेंगे? जब हम कंबाइन होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो ऑल इन वन तमाम प्रोविंसेस की तैयारी आपको इस सेशन में मिल रही होगी, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स में। अब ये जो सेशन है ये एक तरह का मिशन एमबीबीएस है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। और हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ हमारी मेथडोलॉजी के मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग ये मिशन पूरा करेंगे और आप लोग इंशाल्लाह अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है हर तरह से। नंबर 2, हमने एक नेशन बिल्ड करनी है। हमने सिर्फ आप लोगों को एमडी कैट क्लियर नहीं करवाना, हमने आप लोगों को एक अच्छा डॉक्टर बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। और थर्ड वन, हम चाहते हैं कि एक चेन रिएक्शन हो एक्सीलेंस का, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट क्लियर करने के लिए नहीं तैयारी करेंगे, बल्कि तैयारी करेंगे कुछ सीखने के लिए। अब मेथडोलॉजी की तरफ आते हैं। अब क्या मेथडोलॉजी हम फॉलो कर रहे होंगे इस सेशन में? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो वीडियो लेक्चर्स का होगा। अब लाइव सेशन में हैं या रिकॉर्डेड के अंदर हैं, आप लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा? उस टॉपिक को उसके लेक्चर नोट्स से रिवाइज करना होगा। हर एक वीडियो लेक्चर के लेक्चर नोट्स आपको एलएमएस में मिलेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उस टॉपिक को आप लोगों ने बुक से रीड करना होगा। और बुक रीडिंग से मुराद ये है कि जो आपका अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक है आपने उसको प्रॉपरली रीड करना है, क्योंकि आपने एफएससी उस बुक से की है। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप उस टेक्स्ट बुक को ही रीड करें और ये देखें कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया क्या उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है। और पहली दफा जब आपके पास वो टॉपिक कवर हो रहा होता है तो आपने एक काम करना है, आपने बुक को पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बुक को खोलेंगे तो सिर्फ आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ये मेरा मशवरा है आप लोगों को कि आप लोगों ने डेली बेस पे ये काम करना है हर सब्जेक्ट के अंदर, और उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है, शॉर्ट लिस्ट करते जाना है, ताकि अगली दफ़ा जब बुक को पढ़ेंगे तो अगर पहली दफ़ा एक चैप्टर को पढ़ने में 4 घंटे लगे तो नेक्स्ट टाइम जब बुक को खोलेंगे तो शायद आपको 1 घंटा भी ना लगे और तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिवाइज कर लें। नेक्स्ट काम क्या होगा? आपने उस टॉपिक से रिलेटेड डीपीटीज को, डेली जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है। और इससे नहीं घबराना कि आपके एमसीक्यूज गलत हो गए हैं, मैंने पहले भी बात कही है। आपने सीखना है, जो गलतियां करनी है उनसे सीखना है। आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है कि कौन से एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं, और हर कुछ दिनों के बाद उन एमसीक्यूज को रिविजिट करें, उनको दोबारा अटेम्प्ट करें। जिस टाइम पे आप उन एमसीक्यूज को सही तरह करने के काबिल हो जाएं, इसका मतलब यह है कि आपने एक चीज पूरी तरह सीख ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? एमसीक्यूज गलतियों को रेक्टिफाई किया, जैसे मैंने आपको समझाया। अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का एक तरीका यह भी है कि जो डीपीटीज हैं उनकी डिस्कशन वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, उन वीडियोस को देखें, अपनी मिस्टेक को ठीक करें और दोबारा फिर उनको रीविजिट लाजमी करें। आप जितनी दफ़ा चाहें एमसीक्यूज को री अटेम्प्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज को री अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। फिर है यूनिट वाइज टेस्ट। जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसका यूनिट वाइज टेस्ट होगा, आपको दोबारा से उसको इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे और फिर एज अ होल पूरे यूनिट की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर बात यहां ख़त्म नहीं होती। जब तमाम सब्जेक्ट का एक एक यूनिट ख़त्म होगा तो फिर आपके पास उन सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपके पास एक एफएलपी होगा। मतलब आपको एक हर वीक एक ऐसा टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 180-200 एमसीक्यूज होंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि एक फिक्स टाइम के अंदर 3.5 आवर के अंदर आप किस तरह से इतने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम हर तरह से चाहेंगे कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। और फिर याद रखिएगा कि अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको एलएमएस के ऊपर आस्क उस्ताद जी की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप लोग कोई टॉपिक क्लियर पढ़ रहे हैं और आपको वहां पर कोई डाउट है, आप बुक रीड कर रहे हैं, किसी पॉइंट में डाउट है, तो आप उसकी पिक्चर लें, उस पेज की, उस पॉइंट को हाईलाइट करें और आस्क उस्ताद जी पे अपलोड करें। आपको टीचर उनके रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जहां पर आप लोग इस मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, हम साथ साथ आपके साथ हैं।
हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आपने हमसे पूछना है, हमसे गाइडलाइंस लेनी है। हम उस्ताद जी की बैठक में आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हर तरह से हम आपके साथ हैं, लेकिन आप लोगों ने भी एक स्टेप आगे लेना है और आपने वो स्टेप आगे लेकर बार बार हमसे पूछनी है अपनी चीज़ें, अपने डाउट्स को क्लियर करना है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने पहले कहा था, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से नहीं हिलना। आपने उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है जो आपके कोर्स से रेलिवेंट हैं, जो आपके टेस्ट के रेलिवेंट हैं। कई बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हुए इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे याद रखिएगा, वो आपके एक तो काम के नहीं है और दूसरा वो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि आपको लगेगा आपको आते ही नहीं है। कैसे आएंगे? आपने एफएससी में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, तो आप उनको सॉल्व कैसे कर सकेंगे? तो इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने एमसीक्यूज़ की क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। तो जब आप एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे एलएमएस पे, आपको डीपीटीज़ की फॉर्म में, यूनिट वाइज टेस्ट की फॉर्म में, यूनिट वाइज एफएलपीज़ की फॉर्म में, क्वार्टर टेस्ट की फॉर्म में, हाफ फुल की फॉर्म में, हर यूनिट का बार बार एमसीक्यू मिलेगा, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो अगर मैं ओवरऑल इसको सम अप करूं तो शायद आपको एटलीस्ट इस पूरे सेशन के अंदर मोर देन 5000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और हर एमसीक्यू के साथ उसकी वीडियो डिस्कशन अवेलेबल होगी। तो ये क्वालिटी पे है, क्वांटिटी पे नहीं है। आपने क्वालिटी पे फोकस करना है। नेक्स्ट टाइमलाइन पे आ जाते हैं। आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, आज आपका ओरिएंटेशन डे है। मंडे से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और सैटरडे को, मतलब फ्राइडे और मंडे के दरमियान, एक प्री टेस्ट होगा एमडी कैट का। वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए है। आप लोगों ने अपने आप को इवेल्युएट करना है कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं। आपने उस नंबर को याद रख लेना है कि आपका स्कोर क्या आया, और फिर आपने बाद में जब एफ करने हैं तो अपने आप को कंपेयर करना है और देखना है कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो प्री टेस्ट को लाजमी कीजिएगा। वो आपको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने का मौका देगा, आपको बताएगा कि किस तरह में से एमडी कैट पे एमसीक्यूज आते हैं, आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सेशन मई से स्टार्ट होगा और इसका पहला फेज जून के मिड में आके कंप्लीट हो जाएगा। मिड या 20 जून, मतलब हम लोग सेकेंड ईयर का पोर्शन जो स्टार्ट करेंगे वो कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज होगा जो आपके जुलाई के एंड तक जाएगा, जिसमें हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करेंगे। इसके बाद अगस्त एक तरह का रिवीजन और टेस्ट सेशन है। आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, जो साथ साथ भी कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि एफएलपीज यूनिट वाइज साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन वो प्योरली आपका जो मंथ होगा वो रिवीजन और टेस्ट सेशन से रिलेटेड होगा। आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, और फिर सितंबर में अगर हमारे पास टाइम मिलता है, और आई होप जो टेस्ट का भी लग रहा है टाइम वो सितंबर का मिड लग रहा है और डिले भी हो सकता है इससे, तो आपको मज़ीद टाइम मिलेगा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, मज़ीद टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये एक ओवरऑल सेशन की टाइमलाइन है। अब आते हैं स्कीम ऑफ स्टडी की तरफ कि हम क्या कुछ कवर कर रहे होंगे और क्या कुछ कवर नहीं कर रहे होंगे। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला यूनिट हमारा थर्मोडायनेमिक्स का होगा। और थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पता है कि अगर हम पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान इन बुक्स को देखते हैं तो ये फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट है, लेकिन सिंध के अंदर ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट है। तो हम इसको ओवरऑल हमने कवर करना है, तो हमने इसको सेकेंड ईयर के स्टार्ट में एक तरह से रखा है ताकि हर प्रोविंस का जो स्टूडेंट है वो इसको यहीं पर कवर कर ले। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे: हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल्स, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अलावा स्पेसिफिक हीट। अगर हम पीएमडीसी के सिलेबस को देखें तो पीएमडीसी के सिलेबस में सिर्फ ये दो टॉपिक्स मेंशन है, लेकिन इन दो टॉपिक्स को करने के लिए ये प्रीवियस सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर करना ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक चीज़ें कवर नहीं करेंगे, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको बस लकीर के फ़कीर नहीं बनाएंगे कि बस ये लिखा हुआ है सिलेबस में, बस यही कवर करें। हम आप लोगों की बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि उन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए क्या बेस चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, अब हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। फिर होगा कुछ इस तरह से कि कुछ सेशन लाइव होंगे और कुछ रिकॉर्डेड दिए जाएंगे। जो इस तरह के एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो हम आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर करने को कहेंगे, ताकि हम एक पेज पे चलते जाएं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर होते जाएं और प्योरली जो पीएमडीसी के सिलेबस में चीज़ें मेंशन है वो भी कवर होती जाए।
अगर हम पीएमडीसी के सिलेबस में इस यूनिट से रिलेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें आती हैं। डिस्क्राइब द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। अब ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी हीट से रिलेटेड है, तो हीट के कॉन्सेप्ट को, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को कवर करना जरूरी है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब टॉपिक्स में तो मेंशन नहीं था पीएमडीसी के अंदर, लेकिन मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए वर्क और हीट का कॉन्सेप्ट करना जरूरी है, इसलिए यहां मेंशन है। फिर अगले पॉइंट को देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक्सप्रेस करने से पहले हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी तो पता होना चाहिए, हीटिंग और वर्क का भी तो पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। और फिर उसके बाद हम फर्स्ट लॉ को लिंक करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। फिर डिफाइन करेंगे टर्म्स स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और इसके अलावा हीट कैपेसिटी भी। फिर मैथमेटिकल फॉर्म्स देखेंगे कि सीपी और सीवी का डिफरेंस क्या होता है, सीपी और सीवी की रेशो क्या होती है। इसके अलावा अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा तो फिर हम कैसे सीपी और सीवी को और गैमा को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर कवर कर रहे होंगे। क्या अंदाज होगा पढ़ने का, ये आपको मैंने एक लेक्चर का स्क्रीनशॉट दिखाया। हम हर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे माइंड्स ऑन से। माइंड्स ऑन का जो बेसिक पर्पस होगा वो आपको स्टार्ट करना होगा कि जो चीज़ आप पढ़ के आ चुके हैं पहले भी, आपसे रिकॉल का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें उससे रिलेटेड याद हैं। और इस माइंड्स ऑन से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा और लेक्चर के अंदर हम चीज़ों को हर तरह से डिस्कस करेंगे। रिकॉल के लिए हम उनकी स्टेटमेंट्स को देखेंगे, यूनिट्स को देखेंगे, डिपेंडेंस को देखेंगे। तो हर लिहाज से जो टॉपिक होगा वो कवर करवाया जाएगा। फिर अगर हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं कि हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आए हैं, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एडियाबैटिक प्रोसेस से कंपेयर किया गया। तो कंपैरिजन आपको पता है कैसे किया जाता है कि आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर उसको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए करें तो क्या होगा। तो आप जानते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट जीरो होती है। तो अगर हीट जीरो है तो फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू है। तो Q की वैल्यू जीरो पुट करने से आपके पास क्या मैथमेटिकल फॉर्म आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिकॉल का क्वेश्चन नहीं है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि जो चीज आपने फर्स्ट लॉ पढ़ी हुई है उसको थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस पे अप्लाई करके देखो कि आपका रिजल्ट क्या आता है। तो ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और ये हार्ड क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट हमारा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये सबसे लेंथी यूनिट है सेकेंड ईयर के सिलेबस का, और एक तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे टॉपिक चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। ऐसा कोई टॉपिक हम इसमें मिस नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में हम क्या कुछ कवर कर रहे हैं, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम मींस डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट मींस गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स अगेन गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को भी रिवाइज करना है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कवर करेंगे। फिर पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर भी करेंगे। फिर कैपेसिटर का टॉपिक कंप्लीट, चाहे वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, चाहे हमारे पास वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है, एनर्जी स्टोर है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, या चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है। हमने कैपेसिटर के टॉपिक को 100% कवर करना है। तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये हम 100% मतलब तमाम टॉपिक्स बुक से कवर कर रहे होंगे। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से कवर करनी है। जैसे स्टेट कूलम्स लॉ, हमें स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, और साथ ये मेंशन है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान मीडियम आने से रिड्यूस हो जाती है, मतलब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो कूलम्स लॉ कंप्लीट हुआ। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ एग्जांपल्स भी डिफरेंट चार्जेस के लिए, प्लेट्स के लिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को किसी भी दो चार्जेस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्जेस सेम हो या ऑपोजिट हो, जीरो फील्ड लोकेशन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केच करना है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम हो और ऑपोजिट साइन हो।
तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हर तरह की चीज़ें कवर करनी है। और फिर बाद में इनफाइनाइट साइज कंडक्टिंग प्लेट के लिए गॉस लॉ की एप्लीकेशन, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेकर आते हैं उसका यूनिट क्या है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज, के क्यू ओवर आर का फार्मूला, फिर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। तो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताया गया है कि किस अंदाज से किस टॉपिक को कवर करना है, कहाँ डिस्क्राइब करना है, कहाँ कैलकुलेट करना है। ये आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, डिफाइन, ड्राइव, डिमॉन्स्ट्रेट, स्केच। और इससे पढ़ के पता चलता है कि हमने किस हद तक उस टॉपिक को लेकर चलना है। अब ये एक टॉपिक की स्क्रीनशॉट, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक, कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो किस अंदाज में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या, उसकी वजह से होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, कितनी तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कौन सा करवाते हैं, बाइपोलर, उस पर क्या असर होता है, उसके चार्जेस रीअरेंज होते हैं। फिर जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, क्या चीज़ बढ़ेगी। जब बैटरी रिमूव करते हैं तो क्या चीज़ कम होगी, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ये तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर कर रहे होंगे। तो सिर्फ बस बेस कवर करके आगे नहीं चले जाएंगे कि बस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमें ये बताता है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती है, नो, बल्कि उससे रिलेटेड किस किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, हम हर एक चीज़ को कवर कर रहे होंगे। अब पास पेपर के एमसीक्यू को देखें कि इस यूनिट से रिलेटेड किस तरह का एमसीक्यू पूछा गया। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 2 millimeter एंड एरिया इज 2 meter square. A potential difference of 1 × 10⁻⁻⁴ volt is applied. Find the capacitance. अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप डेटा को देखो कि क्या कुछ गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है, हमें एरिया गिवन है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/D यूज होगा। अब सवाल आता है कि वोल्टेज का क्या करना है, वोल्टेज सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अदरवाइज एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 एरिया, डिस्टेंस, सब चीज़ें गिवन है, सब्स्टिट्यूट करोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इस यूनिट से रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आता है, जिसमें हम चार्जेस को मोशन में डिस्कस करते हैं। अब इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं और टॉपिक्स क्या क्या हैं। टॉपिक्स पे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ओहम्स लॉ। अब इलेक्ट्रिक करंट MD कैट के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें करना है ओहम्स लॉ के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करेंगे, उसकी टाइप्स, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम ओहम्स लॉ पे आएंगे, ग्राफिकली, मैथमेटिकली, क्लासिफिकेशन, हर चीज़ कवर करेंगे। फिर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे एक कंपैरिजन की फॉर्म में। इनकी डिपेंडेंस, इनके यूनिट, इनके फार्मूलाज, हर चीज़ कवर कर रहे होंगे। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, किस तरह से रेजिस्टिविटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि MD कैट के सिलेबस में लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा हमें EMF को भी तो कवर करना है। जब तक हमें EMF का और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिकल रिजल्ट EMF से आते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी टेस्ट के लिए, उनको कवर कर रहे होंगे। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पावर का, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, क्या पावर का होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, इन चीज़ों को कवर करेंगे। कैसे एनर्जी को किलोवाट आवर में कैलकुलेट किया जाता है, ये टॉपिक भी हम यहाँ कवर करेंगे। लर्निंग आउटकम को अगर देखें तो स्टार्ट ही उसने स्टेडी करंट से कहा कि कॉन्सेप्ट क्या है स्टेडी करंट का, फिर वो ओहम्स लॉ पे आया, इसलिए हम करंट को पहले कवर करेंगे। फिर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर इसी टॉपिक से आगे लिंक होता है मैक्सिमम पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस को चेंज करने से सर्किट की पावर पे फ़र्क पड़ता है, और जब सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम होती है तो पावर
मैक्सिमम होती है। तो ये सब चीज़ें हमने कवर करनी है। अब ये एक कंसोलिडेशन क्वेश्चन, कंसोलिडेशन क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि हर हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा माइंड्स ऑन से। हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक्शन में आएंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर मैं आपको करवाऊंगा कंसोलिडेशन कि जो चीज़ अब आपने पूरे टॉपिक में पढ़ ली ना, अब क्या उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं? और कोई बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम सीखेंगे कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ग्राफ्स का और हमें फाइंड करनी हो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये चीज़ें हमने सीखनी है। पास पेपर के क्वेश्चन को देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी हमने कवर करना है कॉम्बिनेशन को। ये रेजिस्टेंस के टॉपिक का हिस्सा है कि अगर 3 रेजिस्टेंस हों, 2 पैरेलल में और एक सीरीज में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले ये 2 सॉल्व करेंगे पैरेलल में, और जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करेंगे इसके साथ सीरीज में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 2 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका टेस्ट कंबाइन हम लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये सब टॉपिक हमने कवर करना है। अगर हम एमडी कैट के सिलेबस को देखें तो वहाँ सिर्फ ये 3 टॉपिक मेंशन है, लेकिन हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे क्योंकि वो लिंक्ड है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कवर नहीं करना, बल्कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन अ चार्ज को भी कवर करना है, चार्ज टू मैस रेशियो को भी कवर करना है, और फिर जब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, इसको भी कवर करना है। तो ये हमने कहाँ से सीखा कि किन टॉपिक्स को करना है, किन को नहीं करना? एक्सपीरियंस से। हर साल जब टेस्ट आता है तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि स्टूडेंट को इन टॉपिक्स को करना चाहिए, तब जाकर वो एमडी कैट के अंदर मैक्सिमम स्कोर करता है। और याद रखिएगा, एमडी कैट में 100% स्कोर करना नामुमकिन नहीं है। अगर आप तैयारी इस अंदाज से करेंगे ना कि क्या क्या टॉपिक करने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली वो आपको टीचर्स बता पाते हैं बेहतर, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो फिर 100% स्कोर आप इजीली एमडी कैट में ले सकते हो। सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, एमडी कैट में ले सकते हो। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट्स, पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, वो स्केलर प्रोडक्ट होता है 2 क्वांटिटीज़ का, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर डिस्क्राइब करना है क्वांटिटेटिवली द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखेंगे ये टॉपिक जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास अगर सिलेबस में देखेंगे तो सब टॉपिक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिंक्ड है, इसलिए हमने कवर करना है। और आखिरी टॉपिक को देखें, एक्सप्लेन दैट अ फोर्स मे एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी साइन थीटा का फार्मूला। तो इसका मतलब सिर्फ जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, वहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। आपको टीचर जो जो टॉपिक बताएगा, जो कवर करने हैं, आपने उनको कवर करना है, आपने उनको स्किप नहीं करना। अब ये एक स्क्रीनशॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक का, कि हम कोई टॉपिक जब कवर कर रहे हैं तो किस हद तक जा रहे हैं। हम रूल्स को भी डिस्कस करेंगे कि जब आपने मैग्नेटिक फोर्स होना चार्ज और कंडक्टर फाइंड करना है तो रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, डायग्राम्स को यूज़ करते हुए आपको बताया जाएगा। फिर साथ साथ क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे यहाँ पर सोलेनोइड का आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि सोलेनोइड के एक्सिस के लॉन्ग अगर चार्ज पार्टिकल आए तो क्या उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगी? तो हम जानते हैं एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अगर एंगल 0 और 180 हो तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको अप्लाई करेंगे साथ साथ, और इसी से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, इसी से आप हर तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट का फीडबैक रहा है वो यही रहा है कि हम इस तरह से तैयारी करवाते हैं कि बच्चा हर एक एंट्री टेस्ट में अपीयर होकर अच्छा स्कोर कर सकता है। सिर्फ ये नहीं कि आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, आप एमडी कैट की तैयारी की बेस पे नम्स, आगा खान, इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। पास पेपर के क्वेश्चन को देखें तो हमें एक सर्किट दिया हुआ है जहां इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताई हुई है और हमसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पूछी हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, क्योंकि नज़र आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर अपवर्ड होगा तो कन्वेंशनल करंट डाउनवर्ड होगा। उसकी बेस के ऊपर आप आंसर दोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, टॉप से क्या है, बॉटम से क्या है। इस अंदाज से हम इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो कवर करेंगे कि ऑब्जर्वर टॉप पर हो तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जर्वर बॉटम पे हो
तो तब डायरेक्शन क्या होगी। नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी जब हम पीएमडीसी के सिलेबस को देखते हैं तो सिर्फ फैराडेज लॉ, लेंजेज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट और ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। लेकिन इन टॉपिक से जो जुड़े टॉपिक्स हैं वो कवर करना ज़रूरी है। जैसे फैराडेज लॉ से पहले मोशनल ईएमएफ कवर करना ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर से पहले म्यूचुअल और एंड सेल्फ इंडक्शन करना ज़रूरी है, और जब सेल्फ इंडक्शन कर रहे हैं तो इंडक्टेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर करना ज़रूरी है। लेंजेज लॉ तो टॉपिक है ही, और फिर हम जब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर के ऑपोजिट मोटर कैसे काम करती है वो करना ज़रूरी है, और फिर मोटर और जनरेटर के अंदर जो बैक मोटर इफेक्ट और बैक ईएमएफ इफेक्ट है उसको भी कवर करना ज़रूरी है। तो ये तमाम टॉपिक्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कवर करेंगे, क्योंकि ये लिंक्ड है। कॉन्सेप्ट जब लिंक्ड होते हैं तभी आप उन एमसीक्यूज को ठीक तरह से अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास फैराडेज लॉ, उसकी स्टेटमेंट मेंशन है, अकाउंट लेंजेज लॉ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, मतलब हमें पता होना चाहिए कि लेंजेज लॉ को कैसे अप्लाई करना है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो एक्शन वर्ड अकाउंट है। फिर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, उसके लॉसेस, कैसे वो काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। डिस्क्राइब हाउ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू इंश्योर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग केबल्स, मतलब ट्रांसफार्मर की टाइप्स को डिस्कस करना है, कैसे वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर में। ये सारे टॉपिक हमने कवर करने हैं, और जो इन टॉपिक से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हो तो अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक यानी एसी जनरेटर का टॉपिक कवर करना ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्शन को कवर करना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ लेंजेज लॉ करंट की बात कर रहे हो लेंजेज लॉ में, तो किस किस केस में कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करते हैं वो तमाम केसेस को करना ज़रूरी है। अब ये टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर का, ये उसका स्क्रीनशॉट कि हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक को कैसे कवर कर रहे होंगे। जैसे हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन का है, तो हम डिटेल में बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की, क्या क्या पार्ट यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। फिर मैथमेटिकली हमारे पास जो टर्न्स रेशो हैं वो किसके इक्वल हैं, कैसे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन से रिलेटेड, उसको भी हम अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ हम थ्योरेटिकली बात करके काम ख़त्म नहीं करेंगे, हमें रिकॉल के अलावा एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को कवर भी करना है। तो जो टॉपिक हम रिकॉल के लिहाज से कवर करेंगे साथ उसकी एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि उससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है, जिसकी एग्जांपल आपके सामने है कि हमने टर्न्स रेशो को किया तो फिर हमने टर्न्स रेशो को एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी देखा कि उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन को देखें। इफ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ कॉइल एट रेस्ट सो मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज। अब ये लेंजेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फैराडेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जिसे मर्जी लिंक कर दो। अब क्वेश्चन है कि मैग्नेट मूव ही नहीं कर रहा तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। जब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, हम लेंजेज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास रिकॉल का क्वेश्चन नहीं है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि रेस्ट पे जब कोई मैग्नेट होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स का चेंज ही नहीं है। नेक्स्ट यूनिट अब छोटे छोटे यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आप मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर रहे होगे और आपको यूँ लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिला के आप जितने टॉपिक्स करते हो ना, आगे तमाम यूनिट मिलाकर भी उतने टॉपिक्स नहीं करोगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अगर पीएमडीसी के सिलेबस को देखें तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन को कवर करना, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए हम रेक्टिफिकेशन से पहले बाइसिंग को, पीएन जंक्शन को कवर भी कर रहे होंगे। तो सिर्फ एक टॉपिक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी सिर्फ यही बात मेंशन है कि रेक्टिफिकेशन क्या है और किस तरह से डायोड्स यूज होते हैं हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। मतलब रेक्टिफिकेशन और उसकी टाइप्स हमने कवर करनी है। अब ये है लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट कि जब हम हाफ वेव और फुल वेव को कवर कर रहे होंगे तो हम जहां पर ज़रूरत होगी ना एक एक्स्ट्रा नॉलेज की, हम आपको देंगे। जैसे पीएमडीसी के अगर हम 2020 के टेस्ट को देखें तो रिपल फैक्टर
आरएमएस करंट क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, इसके क्वेश्चन पूछे गए। तो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है कि हम जानते हों कि ये चीज़ें क्या होती हैं, हम आप लोगों को वो भी बताएंगे। तो इस टेबल में कंपैरिजन की फॉर्म में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। पास पेपर क्वेश्चन को देखें। When the temperature of a semiconductor suddenly drop to 0 Kelvin, then semiconductor act as। अब क्या ये क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का है? नो। ये रेक्टिफिकेशन में जो डायोड यूज हुआ, डायोड सेमीकंडक्टर का होता है, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि जब सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को सडनली ड्रॉप कर दिया जाता है टू 0 केल्विन, तो वो क्या बन जाता है? इंसुलेटर। ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर से इन्वर्स होता है। तो जब टेम्परेचर कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इंसुलेटर बन जाता है। नेक्स्ट यूनिट, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में ये तमाम टॉपिक्स पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं लिखे हुए। पीएमडीसी के सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ, एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन विद पर्टिकुलर एनर्जी। कि आपने जो पार्टिकल मॉडल है लाइट का इन टर्म्स ऑफ फोटोन, उसको स्टडी करना है। अब इस टॉपिक को करने के लिए आप बेसिक सिर्फ मॉडल ऑफ लाइट को डिस्कस नहीं करोगे, फोटॉन्स की बात करोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कवर करोगे, क्योंकि पास पेपर्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक और कॉम्पटन को करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पेयर प्रोडक्शन, मैटर एनिलेशन ईजी है, हम साथ कवर कर लेंगे। और फिर एहतियातन हम डी ब्रॉगले को भी कवर करेंगे और उसके साथ एक्सपेरिमेंट और उसकी एप्लीकेशन को भी कवर करेंगे। तो मीन्स हमें जब किसी टॉपिक के बारे में पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हमें उसको खुद सोचना है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की जब बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है या फिर हमें डी ब्रॉगले भी करना है। क्योंकि डी ब्रॉगले क्या बताता है कि हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होगा उसकी वेवलेंथ भी होगी, वो डुअल नेचर के बारे में बता रहा है। तो एहतियातन हमें उस टॉपिक को भी कवर करना है। अब इस लेक्चर के एक स्क्रीनशॉट को आपको दिखाता हूं कि जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे होंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैथमेटिकल रिजल्ट है HF इज इक्वल टू 5 प्लस EV0, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम दो अंदाज से करेंगे कि अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तब कैसे सॉल्व करना है, और अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो तब कैसे सॉल्व करना है। फिर कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। तो बड़ा डिटेल में ये टॉपिक कवर किया जाएगा। ये उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया है कि कैसे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। छोटी से छोटी चीज़, हर एक चीज़ कवर होगी ताकि हर तरह का MCQ आप इंशाल्लाह कवर कर सकें। पास पेपर के क्वेश्चन को देखें तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी गिवन है, HF की वैल्यू। फिर आगे कहा गया कि करंट थ्रू द सेल इज रिड्यूस टू 0, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 0.25 वोल्ट। तो वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो जब तक आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा, HF जो फोटोन की एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल होती है किसके? वर्क फंक्शन प्लस EV0 के। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हमारा सेकंड लास्ट यूनिट। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा के यूनिट में भी पीएमडीसी ने सिर्फ एक टॉपिक मेंशन किया है और वो ये है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। लेकिन हमें पता है कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को कवर करना है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, रेडबर्ग्स फार्मूला क्या है, कैसे हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट होती हैं, हर चीज़ कवर होगी। और साथ एहतियातन हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को भी कवर करेंगे एहतियातन। ये हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के लेक्चर का स्क्रीनशॉट है कि हम उस टॉपिक को कैसे कवर कर रहे हैं। तो टॉप पे अगर आप देखें तो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं कि अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हैं, और अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा तब क्या है, शॉर्टकट क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हम कैसे लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम फाइंड करते हैं किसी सीरीज में, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या उसका शॉर्टकट है, इनके दूसरे नाम क्या हैं। जैसे लैम्डा मैक्सिमम को फर्स्ट लाइन कहा जाता है, लैम्डा मिनिमम को लास्ट लाइन कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में सीखनी है। तो तैयार हो जाए। ये फिजिक्स का जो कोर्स होगा
आपको हर तरह के MCQ सॉल्व करने के इंशाल्लाह काबिल बनाएगा। तो जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैंने अपने इस पूरे सालों में सीखा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को वो सिखाऊं और आपको इस काबिल बनाऊं कि आप सिर्फ PMDC का नहीं, आप नम्स का, आगा खान का और इवन इंजीनियरिंग लेवल का भी कोई टेस्ट होगा ना, आप अच्छी तैयारी के साथ वहाँ भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों पर कि अगर आप मेहनत करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, आप इस काबिल इंशाल्लाह बनेंगे। पास पेपर के MCQ को देखें तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ट्रांजिशन से रिलेटेड, कि अगर हमारी ट्रांजिशन होती है 4 से 3 हाइड्रोजन के अंदर तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट होती हैं। तो बताएं इंफ्रारेड कब इमिट होंगी? अब जब तक हमें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि लाइमन, बाल्मर, पासेंट सीरीज वो किस रीजन में लाई करते हैं, हम इसका आंसर नहीं दे सकते। लास्ट यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स का, और यहाँ पर भी बड़े लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूक्लियस और उसकी प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी कवर करेंगे, हाफ लाइफ कवर करेंगे, और फिर एंड में थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और उनके यूजेस। अब एहतियातन हम जब इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे तो कुछ इनसे जो लिंक टॉपिक्स हैं उन्हें कवर भी करेंगे, जैसे डोज और जो इक्विवेलेंट डोज है वो कवर हो रहा होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को आपको कवर करवाया जाएगा, क्योंकि पास पेपर में लेप्टॉन्स, हेड्रॉन से रिलेटेड MCQs आ चुके हैं, क्वार्क से रिलेटेड MCQs आ चुके हैं, तो हम आप लोगों को वो भी कवर करवाएंगे। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात जो की गई है वो एटम के मॉडल की, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ की बात की गई है, न्यूक्लियस के डिके की बात की गई, हाफ लाइफ, इन चीज़ों को कवर किया गया और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को कवर किया गया। लेकिन एज़ पर एक्सपीरियंस और एज़ पर प्रीवियस पेपर हमने देखा कि इससे अलावा भी MCQs आए हैं। तो जिन टॉपिक से रिलेटेड MCQs आए हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे भी, जैसे मैंने पहले बताया क्वार्क से रिलेटेड, लेप्टॉन से रिलेटेड, और हम आपको वो कवर भी करवाएंगे। अब ये लेक्चर का एक हिस्सा है हाफ लाइफ के, कि हम जब हाफ लाइफ के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही टॉपिक एंड होगा उसका कंसोलिडेशन होगा कि क्या जो पढ़ा है इस काबिल है कि उसको किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकें। तो जो हाफ लाइफ के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी उसको अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर गलत है तो क्यों गलत है। हमने सीखना है और हर दिन सीखना है अपनी गलतियों से। ये पास पेपर का क्वेश्चन हाफ लाइफ से रिलेटेड, कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज T1/2 देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम द नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल विल बिकम। हम जानते हैं एक हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट के हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? चार्ली है। तो ये बच्चे मैंने आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दिया कि हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या कुछ पढ़ रहे होंगे और कैसे पढ़ रहे होंगे, क्या इम्पोर्टेंस है हर एक चीज़ की, हमें ये जानना ज़रूरी है। और हमें सिर्फ और सिर्फ कोल्लू के बैल की तरह एक ही चीज़ को नहीं देखना, बस घूमते नहीं रहना। हमने थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना है, और उस सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी उस्ताद की बात को सुने, किसी टीचर की बात को सुने, वो आपको क्या गाइड करता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों ने MD कैट की तैयारी करनी है, MD कैट को क्रैक करना है, इंशाल्लाह अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उनको छोड़ दें। फोकस रहकर अपने टीचर्स की बात सुनें और वो जैसे आपको कहें वैसे काम करें। रोज़ का काम रोज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसको अप्लाई तो करके देखें। MD कैट के अंदर आपको मज़ा आ जाएगा कि जब डेली का काम डेली कवर कर रहे होंगे तो आपको MD कैट बर्डन ही नहीं लगेगा, आपको आसान लगेगा, हलवा लगेगा। आप साथ साथ चीज़ें कवर करते जा रहे होंगे, साथ साथ टेस्ट करते जा रहे होंगे, कोई आप बैकलॉग नहीं छोड़ रहे होंगे, और इन द एंड चाहे क्वार्टर सिलेबस टेस्ट आए, हाफ सिलेबस टेस्ट आए, आप एक दिन के अंदर उसकी तैयारी करके एक अच्छा टेस्ट देने के काबिल बन जाएंगे। तो आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, डायरेक्शन अपनी सेट करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, पछताना नहीं है कि क्यों गलती करती, परेशान नहीं होना, सीखना है, पॉजिटिव लेना है उसको। आपने ये नहीं कहना कि मेरे 10 MCQs गलत हुए, आपने ये कहना है मैंने 10 MCQs नए सीखे हैं जिनको मैंने दोबारा गलत नहीं करना। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग इस यकीन
एमडी कैट सेशन के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे और आप इस काबिल बन जाएंगे कि एमडी कैट को क्रैक करें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे, हमें सही और गलत की समझ दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम एक अच्छे इंसान बने। अच्छे डॉक्टर तो इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन साथ एक अच्छे इंसान भी बने। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और अपने इस एमडी कैट की तैयारी के सफ़र को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स क्रैक एमडी कैट विद उस्ताद जी।